हेलो, हेलो, ओके। अ, चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था जावा के नाम से, जावा अल्फ़ा। उस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, ठीक है? इन सभी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इस फ़ोल्डर को हम ओपन करते हैं विथ वीएस कोड। ये हमारा वो फ़ोल्डर रहेगा जहाँ पे हमारे जावा के सभी प्रोग्राम्स हैं, वो रहेंगे। फिलहाल हमारा फ़ोल्डर एम्प्टी है यहाँ पे। मैं इन सभी को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, अबाउट जावा डॉट टीएक्सटी। एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? कंट्रोल बी। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा में हमें सबसे पहले ये 3 चीज़ें देखनी हैं, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू जावा। इस लैंग्वेज में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। सेकंड पी, हम यहाँ पे देखने वाले हैं जावा में ये जावा जेडीके क्या होता है, दैट इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट, जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं थोड़ी देर में। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। जेडीके, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेवीएम, दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन। ये तीनों चीजें जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं ना। एक थर्ड पॉइंट हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट रहने वाला है। दैट इज द एक सिंपल सा प्रोग्राम हम देखने वाले हैं जावा का। सॉरी, दैट इज द फीचर्स ऑफ जावा। दैट इज द फीचर्स, फीचर्स स्पेलिंग सही है, ऑफ जावा। जावा में क्या फीचर सपोर्ट करता है। एंड लास्ट एक सैंपल प्रोग्राम हम देखेंगे यहाँ पे, डी, ठीक है? सिंपल जावा प्रोग्राम, ठीक है? तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा में सबसे पहले जो हमें हिस्ट्री दिखनी है वो किस तरीके से होंगी, ठीक है? क्लिक करते हैं एंटर। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है हिस्ट्री में, ठीक है? जावा इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय द सन माइक्रो सिस्टम। जावा एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा डेवलप बाय जेम्स गॉसलिंग। तो जेम्स गॉसलिंग वो डेवलपर का नाम है जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की है, जिसका नाम है जावा। एक्चुअली जब ये डेवलप की गई थी तो इसका एक्चुअल नेम जावा नहीं था, उसका एक डिफरेंट नेम था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? अगर कोई पूछे आपसे कि ये कहाँ पे बनवाई गई थी, तो आप बताइएगा सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम्स में ये जो है बनाया गया था। और कोई आपसे पूछता है कि ईयर क्या है, तो आप बताइएगा इन 1990s। 1990s में जो है, अर्ली 1990s में ये बनाया गया था, ठीक है? हाँ, 90s में ये बनाया गया था। जावा डेवलप बाय द जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम में ये क्या था, बनाया गया था। ये वो कंपनी है जहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। ये वो डेवलपर है जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। और जावा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की गई थी। कब डेवलप की गई थी? 1990s में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है? सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इनिशियली ये लैंग्वेज जो थी, ठीक है, इनिशियली दिस लैंग्वेज इज नोन एज ओक। किसके नाम से जाना जाता था? ओक। ओक एक पेड़ है, एक बड़ा ट्री है, ठीक है? उस ट्री के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है? तो ओक के नाम से जाना था। तो लेकिन इस ओक का एक इशू था, ये ओक जो है, ठीक है, ये नेम ऑलरेडी यूज किया गया था किसी और कंपनी द्वारा, ठीक है? जिसे और कंपनी द्वारा इसे ऑलरेडी यूज किया गया था। तो इन सन माइक्रो सिस्टम को प्रॉब्लम ये हो रही थी कॉपीराइट का। कॉपीराइट का वहाँ पे इशू आता है और ट्रेडमार्क का भी इशू आता है। तो यहाँ पे ये जो ओक है, ये नेम तो ऑलरेडी वहाँ पे यूज हो गया था, ठीक है? तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या इशू आया था कि इस लैंग्वेज का नेम जो था वो चेंज करना पड़ा। इस लैंग्वेज का नेम क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा, ठीक है? तो ये ओक लैंग्वेज जो थी बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी? ये बेसिकली बनाई गई थी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है वो ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था। और ये कंज्यूमर के लिए थे, मतलब कोई कंज्यूमर इसे यूज करने वाला है।
तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज किया जाता था। इस लैंग्वेज को सबसे पहले ओक के नाम से जाना जाता था, जो कि सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई थी 1990s में। ठीक है, लेकिन इस लैंग्वेज का सबसे मेजर इशू था इसका नेम। इसका क्या नाम था? नेम। अब ये नेम कंप्लीट कर रहा था एक अदर कंपनी के साथ, उस कंपनी का भी नेम ओक से ही स्टार्ट होता था। तो जिसकी वजह से वहां पे एक इशू क्रिएट हो गया था। वो बोल रहे थे कि आप इस नेम को हटाइए और दूसरा नेम यूज कीजिए। आप ये नेम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम इस नेम को पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सन माइक्रो सिस्टम को यहाँ पे इस ओक का नेम जो है वो चेंज करके करना पड़ा बाद में, किसमें? जावा में। अब जावा ही क्यों यूज किया गया, दूसरा अदर कोई यूज क्यों नहीं किया गया? उस टाइम पे कंपनी में जो मैक्सिमम लोग काम करते थे, उस टाइम में सन माइक्रो सिस्टम में जो मैक्सिमम लोग काम करते थे वो एक टी पीते थे। क्या पीते थे? टी, सॉरी टी नहीं, कॉफी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, जावा डेवलप 1991 में हुआ था। हाँ, तो अर्ली 1990s की बात कर रहे हैं। हम्म। एग्जैक्ट डेट नहीं डाल रहा हूँ मैं वहाँ पे, ये एक बेसिक हिस्ट्री है यहाँ पे आपको। 1990s में ही ये डेवलप हुआ था और 1995 में जो ये इसको रिलीज किया गया था, और जिसका 1.1 वर्जन जो था वो रिलीज किया गया था। तो हम 1990s की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 90s इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये 1900 सॉरी 1990 से लेके 2000 के बीच तक का वो टाइम है। ठीक है, इसमें भी और एक लैंग्वेज रिलीज हो गई थी 1993 में, दैट इज द पाइथन। वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। खैर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओक लैंग्वेज जो थी, सॉरी ये ओक लैंग्वेज जो थी सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज किया जाता था, लेकिन नेमिंग कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे इसको जो है चेंज कर दिया गया था। एक मिनट, नेशनल एंथम स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इनिशियली इस लैंग्वेज को ओक के नाम से जाना था, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसका यूज किया जाता था। देन आफ्टर दैट यहाँ पे ट्रेडमार्क का इशू होने की वजह से यहाँ पे इस लैंग्वेज को जो था वो चेंज कर दिया गया था इनटू द जावा, क्योंकि इस सन माइक्रो सिस्टम में मैक्सिमम लोग जो काम करते थे वो एक कॉपी को ज्यादातर पसंद करते थे। उस कॉपी का नाम जो था वो जावा था। ठीक है, तो ये कॉपी ज्यादातर यूज की जाती थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि सन माइक्रो सिस्टम ने यहाँ पे इस लैंग्वेज का नाम जो था किसमें कन्वर्ट किया था? जावा में। अगर आप आज भी सिंबल देखते होंगे जावा का, उसके बाजू में एक कप और एक टी रहती है। ठीक है, कॉपी रहती है, कॉपी का एक कप रहता है, वहां पे आप देखते होंगे। तो वही जो है सिंबल यूज किया गया था इस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता था। तो ज्यादातर कॉपी पीने की वजह से इस लैंग्वेज को बाद में नेम चेंज कर दिया गया था इनटू द जावा। ठीक है, तो जावा जो थी वो हाईली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। 4 पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था, डब्ल्यू का, दैट इज द, ये एरा वो था इंटरनेट का। ठीक है, तो इंटरनेट का एरा होने की वजह से यहाँ पे जो है आपको एक चीज देखने को मिलती है कि बहुत सी ऐसे लैंग्वेजेस जो थी उस टाइम पे नीचे क्या आती थी, एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी 1990s में। और वो थी आपकी HTML, जो अपग्रेडेड वर्जन था HTML का। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का अपग्रेडेड वर्जन जो था वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता, टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था HTML को। ठीक है, तो इंटरनेट का एरा आने की वजह से यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज द इंटरनेट का एरा आने के बाद यहाँ पे इस लैंग्वेज को था रिलीज कर दिया गया था इनटू द 1995। तो 1995 में उपसी, ठीक है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इन 1995 में इस लैंग्वेज को पब्लिकली रिलीज किया था विद द वर्जन ऑफ 1.0। तो वर्जन 1.0 में इसको रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ फीचर्स वगैरह थे। ठीक है, तो इसको रिलीज किया गया था इस नाम से, मतलब इस कोड से, WORA। वोरा का मतलब होता है राइट वंस, रन एनीवेयर। एक बार इस कोड को आप लिखिए और कहीं पे भी इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। अब ये वोरा को सपोर्ट करने के लिए, अब देखिए, एक बार लिखिए और कहीं पे भी रन कीजिए। कहीं पे भी रन कीजिए का मतलब कि ये प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, यहाँ पे वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म अभी तो अपने पास फिलहाल तो एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है, विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, दिस आर द ऑपरेटिंग सिस्टम
ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस जावा को सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वोरा। वोरा का मतलब क्या होता है? राइट वंस रन एनीवेयर। अब ये वोरा का सपोर्ट जो इनको मिल रहा है, दैट इज द राइट वंस रन एनीवेयर का सपोर्ट जो इनको मिल रहा है, वो एक फीचर के वजह से मिल रहा है जो जावा सपोर्ट करता है, दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो इस कोड को जो है एग्जीक्यूट करती है। तो ये जावा वर्चुअल मशीन आपके सिस्टम में वर्क करती है। तो आपके सिस्टम में इसको इंस्टॉल किया जाता है यूजिंग द जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये डेवलपमेंट किट में आपको ये जावा वर्चुअल मशीन मिल जाती है और जावा वर्चुअल मशीन जो है बाद में इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। बाद में इस कोड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ये रीजन है कि जावा जो है ये बन चुकी थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी की वजह से जावा क्या बन चुकी थी, ये आपको याद रखना और एक पॉइंट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पेटेंट। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन चुकी थी, जिसके वजह से ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी पीसी में ये आराम से क्या कर जाती थी? वर्क कर जाती, बिकॉज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। किसके वजह से? जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। जावा जेवीएम का फुल फॉर्म ही होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन का यहाँ पे इसका क्या किया गया था? यूज किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जावा वर्चुअल मशीन जो है बहुत ज्यादातर यूज किया जाता है सभी कोड्स को रन करने के लिए। सभी मतलब एवरी कोड ऑफ जावा इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग द जावा वर्चुअल मशीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, लेकिन 2010 में एक कंपनी थी जिसका नाम है ओरेकल। ठीक है, ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया जावा को। ओरेकल ने किसे टेक ओवर कर लिया? जावा को टेक ओवर कर लिया। और जावा को टेक ओवर करने के बाद इसके जो जितने भी आपके जो फीचर्स अभी आपको देखने को मिलते हैं जावा के, ठीक है, वो सब फीचर्स जो है वो ओरेकल आपको सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फीचर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बाद में जो अपडेट्स वगैरह, जितनी भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, वो सब फीचर सबको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ओरेकल सपोर्ट कर रहा है। आपको याद रखना है जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम्स में 1990s में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था और इस लैंग्वेज को टेक ओवर किया गया था ओरेकल द्वारा 2010 में। ये सभी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स है आपको इनिशियली याद रखने, जनरली इंटरव्यू में यही पूछ जाते हैं। ठीक है, ये आपके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट और जावा वर्चुअल मशीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है। तो हम सबसे पहले आते हैं जेडीके की तरफ। यहाँ पे हम लिखते हैं जेडीके, दैट्स द जावा डेवलपमेंट किट। देखिए जावा डेवलपमेंट किट्स में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है, जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट जो होती है ये इस पैकेज इंक्लूड JRE। अब JRE क्या होता है हम इसके बाद देखेंगे, दैट इज द जावा रन टाइम एनवायरमेंट। इट इंक्लूड्स जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसमें जावा रन टाइम एनवायरमेंट जो है ऐड किया गया है। अब इस जेडीके का फीचर क्या है, ये क्या सपोर्ट करता है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको रन टाइम एनवायरमेंट में आपको डेवलपमेंट टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, इस डेवलपमेंट टूल्स में जनरली आपको मिल जाते हैं लाइक कंपाइलर, जो आपके जावा के कोड को कंपाइल करता है। ठीक है, सेकंड आपको मिल जाता है डिबगर। सेकंड आपको क्या मिल जाता है? डिबगर। डिबगर वो चीज होती है जो आपके कोड को डिबग करने के लिए यूज किया जाता है। एक जमाने में डिबग जो है हम खुद से करते थे, यहाँ पे ईच लाइन को एग्जीक्यूट करते थे हम और उसके हिसाब से बाद में चेक करते थे कि क्या आउटपुट आ रहा है। अब हम डिबगर का यूज करते हैं, वो भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से डिबगर का यहाँ पे यूज करना है। ठीक, और रिसोर्सेस, ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेस आर इंक्लूडेड किसमें? जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद सेकंड जो आपको देखना है वो आपको देखने को मिलेगा जावा रन टाइम एनवायरमेंट, JRE। ठीक है, जिसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम, ठीक है, एनवायरमेंट।
जेआरई का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में आपको जावा वर्चुअल मशीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब जेवीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके बाद भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स जावा वर्चुअल मशीन। इसमें जावा वर्चुअल मशीन को जो है इंक्लूड किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई है, क्लासेस, ठीक है। क्लासेस और लाइब्रेरीज यहाँ पे ऐड की गई है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो क्लासेस और लाइब्रेरीज क्या होते हैं? क्लासेस ये फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसका हम यूज करते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय क्रिएटिंग देयर ऑब्जेक्ट्स। तो उसके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लाइब्रेरीज भी वही चीज होती है, जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है वहाँ पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे भी जो है जावा में बहुत सारे लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। और ये लाइब्रेरी जो है प्रोग्रामर्स को हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ कोड होते हैं जो आप अपने तरफ से यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें देखना है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जेवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है जावा वर्चुअल मशीन में, इट कन्वर्ट जावा कोड टू मशीन कोड, ठीक है। जावा कोड का मतलब क्या होता है? जो आप कोड लिखते हैं ना यहाँ पे, वो कोड जो है मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए ये जो हम लैंग्वेज यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये मशीन को नहीं समझ में आती है, ठीक है। ये हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज भी? हाई लेवल लैंग्वेज होगी। लेकिन मशीन को समझ में कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज अगर मशीन को समझ में आती है तो डेफिनेटली वो हाई लेवल की लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे वक्त में जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है कौन सी लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में, जिसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में बाय का मतलब होता है तो, बाय का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दो नंबर का यूज किया जाता है जनरली, वन इज जीरो एंड अदर इज वन। तो इन दो नंबर का यहाँ पे यूज किया जाता है। इसको स्विचेस के फॉर्म में यूज किया जाता है, जीरो इज फॉर द ऑफ एंड वन इज फॉर द ऑन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको बुलियन में जीरो को फॉल्स भी यूज किया जाता है और वन को क्या यूज किया जाता है? ट्रू भी यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये बेसिक चीजें जो है आपको जावा वर्चुअल मशीन में आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेवीएम का है वो आपको याद रखना है, ठीक है। जेवीएम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करता है, इसको कोई अलग से फीचर सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी प्लेटफॉर्म पे जो है प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जावा कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इस कोड को हम कहेंगे क्या? इस कोड को हम कहेंगे बाइट कोड। इसको हम क्या कहेंगे? बाइट कोड। देखिए कंपाइल करने के बाद यहाँ पे जो कोड बनता है वो बनता है बाइट कोड, और इस बाइट कोड को बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है बाय यूजिंग द जावा वर्चुअल मशीन, और उसको वो इंटरप्रेट करते हैं। उसको क्या करती है फिर? इंटरप्रेट। यही रीजन है कि जावा जो है, ठीक है, इसको हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। क्योंकि ये बोथ कंपाइलर एज वेल एज किसका यूज करती है? इंटरप्रेटर का यूज करती है। कंपाइलर का यूज करके इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना, और इस बाइट कोड को बाद में रन करना। इस बाइट कोड का जो एक्सटेंशन रहता है वो डॉट क्लास से रहता है। किससे रहता है? डॉट क्लास। ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये डॉट क्लास से इसका क्या रहेगा? एक्सटेंशन रहेगा, बाद में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। किसमें? जेडीके, जेआरई और जेवीएम। याद रखना ये नीचे से ऊपर जाएगा। जेवीएम इंक्लूड किया गया है जेआरई में, और जेआरई इंक्लूड किया गया किसमें? जेडीके में, ठीक है। तो जेवीएम सबसे पहले आएगा, फिर जेवीएम इंक्लूड किया जाएगा जेआरई में, और जेआरई को इंक्लूड किया जाएगा किसमें? जावा डेवलपमेंट किट में। तो ये बेसिक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। फीचर्स में जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से हम जावा को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल जावा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। एग्जीक्यूट करने से पहले फीचर्स हमें देखना है, तो हम फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज द फीचर्स ऑफ जावा। तो पहला फीचर जो आपको जावा का देखने को मिलता है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसीज। प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट। तो जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा कैसी है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पहला आपको याद रखना है। जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी डिवाइस। ठीक है, ये किसी भी डिवाइस पे रन कर जाते हैं यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन का इसका यूज करके इसको रन किया जाता है। सेकंड आपको याद रखना है। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, दैट इज द राइट वंस एंड रन एनीवेयर। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिसको हम वोरा भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? वोरा। ये आपको याद रखना है। कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को हम लिखेंगे, पी डॉट। ठीक है, अब सेकंड फीचर जो है जावा का, जो आपको याद रखना है, वो कुछ इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है वो देखिए। ठीक है, जावा इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली प्रोग्रामर्स जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी प्रॉब्लम को एज ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऐसे क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ खासियत होती है, उसकी कुछ स्टेट होती है, उसकी कुछ क्या होती है, मेथड्स होती हैं। ये आपको याद रखनी है, जो हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म पे बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। ये सपोर्ट करता है, दिस सपोर्ट्स एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड इनहेरिटेंस, सॉरी थर्ड इनहेरिटेंस एंड लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। और ये सब अचीव किया जाता है यूजिंग द क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट। ये सब अचीव किया जाता है किससे यूज करके? दिस कैन बी अचीव्ड, कैन बी यूजिंग क्लासेस। ओके, दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग, कैन बी हम डबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब हम स्पेशल टॉपिक देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे। चलिए, थर्ड फीचर जो देखते हैं हम जावा का, वो है सिंपल एंड फैमिलियर। सिंपल एंड फैमिलियर। क्यों ये सिंपल एंड फैमिलियर है? सिंपल एंड फैमिलियर है बिकॉज ऑफ सी प्लस प्लस। ये मैक्सिमम जो सिंटैक्स सपोर्ट करता है वो सी प्लस प्लस के जैसे ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, जावा सिंटैक्स इज सी एंड सी प्लस प्लस। तो जावा का जो सिंटैक्स है वो डिराइव किया गया सी एंड सी प्लस प्लस से। बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद है सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले लिख देते हैं हैश, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूड, और यहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल ऐड करते हैं आईओ स्ट्रीम। पुराने जमाने में हमें यहाँ पे डॉट एच लगाना पड़ता था, आईओ टी। ठीक है, अब हमें डॉट एच लगाना नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेसेस। ठीक है, तो नेम स्पेस हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड का हमें यूज करना पड़ता है, तो मुझे वहां पे वो बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिखता था इंट मेन। ठीक है, तो मेन हमारी एक मेथड है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस आपको देखने को मिलेगा, एंड देन आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो आप लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो वर्ल्ड। वो 1857 का जो आपके पास कंपाइलर आता था, बोरलैंड सी प्लस प्लस कंपाइलर, उसमें आपको ये जो मेथड है वो वाइड से लिखना पड़ता था। अगर आप यहाँ पे इंट करते हो तो ये मेथड आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रिटर्न करते थे, क्या करते थे? जीरो। अब ये हमें करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है? लेटेस्ट कंपाइलर में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है आईओस्ट्रीम यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये एक हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है? आईओस्ट्रीम। तो ये क्या है आपकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसका आप यूज करते हो इनपुट आउटपुट के लिए। आप देख सकते हो कंसोल आउटपुट, कंसोल इनपुट, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हो इंट ए, नाउ सी इन ए, मतलब कंसोल से इनपुट लो और उसको असाइन करो किसमें, ए में। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, कंसोल पे आउटपुट को शो करो, कंसोल में आउटपुट को क्या करो, शो करो। आउटपुट क्या है, एक स्ट्रिंग है, आउटपुट एक क्या है, स्ट्रिंग। इस तरीके से तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस का। सिमिलरली यही स्ट्रक्चर जो है कौन सपोर्ट करता है, आपका जावा सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है, जावा। ये रीजन है कि जावा का जो सिंटैक्स है वो कैसा है, फैमिलियर है किसके कंपैरिजन में, सी प्लस प्लस कंपैरिजन के। एंड दिस मेक्स इट इजी फॉर प्रोग्रामर्स, क्योंकि उस जमाने में बहुत से प्रोग्रामर्स जो थे वो किस पे सेटल हो चुके थे, सी और सी प्लस प्लस पे हो चुके थे, ठीक है? जनरली गेमिंग के लिए कहिए या फिर डिवाइस के ड्राइवर्स को बनाने हैं, जो हम प्लग एंड प्ले डिवाइस यूज करते हैं, वहाँ पे तो जनरली इनबिल्ट ड्राइवर्स होते हैं, वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ड्राइवर इंस्टॉल किए बगैर आपका वो कंपोनेंट नहीं चलता है। तो वो कंपोनेंट्स के जो ड्राइवर्स होते हैं वो बनाए जाते थे किस लैंग्वेज में, सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है? इसी का सिंटेक्स जो है यूज किया गया किसके लिए, जावा के लिए। ये बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ फीचर आपको जावा का याद रखना है, वो रोबस्ट है। वो कैसा है, रोबस्ट, ठीक है? अभी हम देखते हैं रोबस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो जावा जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। जावा सपोर्ट्स, यहाँ पे सपोर्ट लिखना भूल गया, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। तो जावा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेज को सपोर्ट करता है, ठीक है? साथ ही साथ, ठीक है, प्रोग्रामर की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जावा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है। पीछे सपोर्ट करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो आपके प्रोग्राम को नॉर्मली वर्क करने से रोकती है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक आपके प्रोग्राम को नॉर्मली वर्क करने से रोकती है। एक्सेप्शन के बाद एक दूसरी चीज आती है एरर। दूसरी चीज क्या आती है, एरर। एक्सेप्शन वो चीज होती है जिसको आप करेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्शन वो चीज होती है जिसको आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बेसिक रूल ऑफ डिवीजन क्या कहता है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन आते हैं जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं एरर। उसे हम क्या कहते हैं, एरर। और ये आपके प्रोग्राम को कंप्लीटली क्या कर देता है, शट डाउन कर देता है। आपका प्रोग्राम वहीं पे क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, ठीक है? एग्जिट हो जाता है। देखिए आप कुछ ऐप यूज करते करते अचानक से वो ऐप बंद हो जाता है अपने आप। वो एक वहां पे क्या था, एरर था, जिसकी वजह से आपका वो प्रोग्राम क्या हो चुका है, वहां पे एग्जिट हो चुका है, ठीक है? तो जावा जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक है? सबसे मजे की बात जो है, जावा सपोर्ट करता है टाइप चेकिंग को, जो हम बाद में देखेंगे। टाइप चेकिंग मतलब किस टाइप का डेटा वहां पे अवेलेबल है, ठीक है? तो टाइप चेकिंग करने की वजह से क्या होता है कि एक इंश्योरिटी मिलती है कि इसी टाइप के डेटा को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके अलावा दूसरे टाइप के डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा क्या, नहीं। तो स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे टाइप चेकिंग की जगह हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है? मतलब बंदा रहेगा अपने ही टाइप का, उसके अलावा दूसरे टाइप का उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। जनरली जावा में जो एरर्स है वो रिड्यूस किए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रिड्यूसिंग जो है एरर्स से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हमारे पास है, ट्राई कैच ब्लॉक हमारे पास है जिसका हम यूज करते हैं वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, ठीक है? तो रोबस्टनेस जो बढ़ जाती है, तो जावा का एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। अब फिफ्थ फीचर जो है जावा का आपको याद रखना है, वो है मल्टी थ्रेडेड। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, हाउ जावा सपोर्ट strong memory management? How manage? Can you जावा describe? स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट कैसे सपोर्ट करता है, सिंपल है, हाँ, मैंने ये आपको कल एक एग्जांपल बताया था, याद है आपको? जावा सपोर्ट्स, यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ मैं, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज का मतलब सिंपल क्या होता है, कचरा,
जी, कभी-कभी हमारे मेमोरी में कचरा भर जाता है। अननेसेसरीली हम एक्स्ट्रा डेटा यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे। अब कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं, वो प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करते। सी प्लस प्लस भी सपोर्ट नहीं करता मेमोरी मैनेजमेंट को। वो आपको खुद से करना पड़ता है। तो सी प्लस प्लस में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसका नाम है, अगर आपको याद होगा सी प्लस प्लस का थोड़ा-सा वो, तो वहाँ पे आपने पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा। पॉइंटर क्या करता है, ये पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो उसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते थे। जावा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। अगर जावा मेमोरी मैनेजमेंट को एलोकेशन और डी-एलोकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर इस मेमोरी को मैनेजमेंट कैसे किया जाए? ठीक है। सी प्लस प्लस में तो हम कर सकते हैं पॉइंटर का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे इसे हम कैसे करें? तो जावा ने पॉइंट सपोर्ट नहीं दिया। जावा ने इसका अल्टरनेटिव इन्होंने गार्बेज कलेक्शन क्या दिया? गार्बेज कलेक्शन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? एक मेमोरी पूल क्रिएट करती है। ये क्या क्रिएट करती है? मेमोरी पूल। उस मेमोरी पूल में होता क्या है कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब भी आपका कोई क्या क्रिएट होता है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट उस मेमोरी पूल में जाके बैठ जाता है। अब जब तक उस ऑब्जेक्ट की लाइफ है, वो एक्जिस्टेंस में है, तब तक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा मतलब उसको मेमोरी में रखा जाएगा। लेकिन जैसे उस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव करना क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे, तो वो वही का वही बैठा रहेगा, अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई करके। तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है। वो क्या करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखता है जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा है। अगर उसका यूज़ नहीं हो रहा है या फिर वो स्कोप के बाहर चला गया है, अगर स्कोप के बाहर है तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो डेफिनिटली उसे वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब यही मेमोरी मैनेजमेंट जो है गार्बेज कलेक्शन के थ्रू जो सपोर्ट किया जा रहा है, उसे कैसे हैंडल किया जाता है? इसी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के थ्रू। इसका एक फायदा भी है, अगर उस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में है, और वो मेमोरी में है तो कुछ डेटा को लेके है, और वो डेटा लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड कोई बंदा आके उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है आपका सबवे सर्फर। सबवे सर्फर जब भी आप खेलते हो ना, ठीक है, उसको जावा का यूज़ करके बनाया गया है। तो सबवे सर्फर आप जब भी खेलते हो, तो जैसे-जैसे आपका रन टाइम बढ़ते जाता है, आपका स्कोर भी इंप्रूव होते जाता है। तो बहुत से हैकिंग टूल्स जो आते थे, वो क्या कर देते हैं, वो गेम को मॉनिटर करते रहते थे, और गेम में जिस-जिस ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज होती रहती है, उस वैल्यूज़ को एक्सेस करते रहते थे। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही थोड़ा-सा खेलना है उसको, एक स्कोर क्रिएट होगा, उसको गेम को पॉज़ कर देना आपको। पॉज़ करने के बाद आपका गेम पॉज़ होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे फिर स्कोर आपका? नहीं। तो उस टाइम पे आपको स्कोर को वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। वो एंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे जितनी भी मेमोरी लोकेशंस है जिसमें वो स्कोर स्टोर्ड है, उसके रिट्राइवल किया जाता था। अब एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन है, मान के चलिए कि एक कुछ एड्रेसेस है मेमोरी के, सपोज़ कीजिएगा एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस उप्स, एड्रेस सी, एड्रेस डी, और बोथ आर होल्डिंग दिस वैल्यूज। ठीक है, कौन सी वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं वो? सो मान के चलिए उसका सो स्कोर हुआ है। सो 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 अब हम मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये सो वाला कौन सा है जो उस स्कोर को होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये चारों के चारों वेरिएबल किसे होल्ड कर रहे हैं? सो को होल्ड कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन में। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, फिर से वो गेम खेलूंगा। अब गेम खेलूंगा तो स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, स्कोर इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूँगा, फिर से गेम को पॉज़ करूँगा और वो नया स्कोर एंटर करूँगा। अब नया स्कोर जो है मान के चलिए वो है 1020। कितना है? सॉरी 1200 मान के चलते हैं। अब यहाँ पे ए एंड सी जो है 1200 को होल्ड करके रख रहा है। बाकी अभी भी किसको होल्ड करके रख रहे हैं? 100 को होल्ड करके रख रहे हैं। मतलब बी एंड डी ये वो मेमोरी एड्रेस नहीं है जहाँ पे हमें वो वैल्यू चाहिए। अब वो हमारे पास 2 ही मेमोरी एड्रेस है, वो कौन से हैं? ए एंड सी। अब फिर से मैं वो गेम खेलूँगा, स्कोर मेरा आगे बढ़ेगा, स्कोर आगे बढ़ने के बाद अब नया स्कोर मुझे मिलेगा, नया स्कोर एंटर करता हूँ, मान के चलिए 3400, सॉरी 2300, ठीक है? तो यहाँ पे 2300 मैंने एंटर किया और सी में कितना है? 1200, मतलब ये जो है, वो मेरा एक्चुअल स्कोर है क्या? नहीं। अब मेरे पास वो मेमोरी एड्रेस मिल चुका है जहाँ पे ये स्कोर क्या है? स्टोर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, इस एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करूँगा। इस एड्रेस को डायरेक्टली क्या करूँगा? एक्सेस करूँगा और इसको स्कोर को मैं कर देता हूँ 9999। अब मैं सबवे सर्कल का हाईएस्ट स्कोर अचीवर हूँ। हालाँकि ये मैंने किया था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बैन कर दिया था बाद में, ठीक है? तो बात अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जो है स्कोर को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेमोरी जो है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। अब जावा ये सपोर्ट नहीं करता है। जावा ऐसा सपोर्ट नहीं करता है। जावा सिंपली क्या करता है, अगर वो ऑब्जेक्ट का यूज़ अब नहीं हो रहा है,
तो डायरेक्टली वो क्या कर देता है, गार्बेज कलेक्शन के थ्रू उसको मेमोरी से रिमूव कर देता है। तो ये रीजन है कि जावा जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है बाय यूजिंग द गार्बेज कलेक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जावा जो है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी सपोर्ट देता है, गलतियों को सुधारने का देता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग देता है, अपने टाइप का बंदा है या नहीं है वो चेक करता है, और एरर्स को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जावा जो है मल्टी थ्रेडेड है। जावा कैसा है, मल्टी थ्रेडेड। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, थ्रेड का मतलब होता है धागा। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। हालांकि ये धागा आपके धागे से डिफरेंट है। ठीक है। तो देखिए, जावा जो है क्या सपोर्ट करता है, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। और देखिए, मैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन देने लग गया तो 1 घंटा तो इसी पे निकल जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपका प्रोग्राम चलता है, तो इसका एक बड़ा सा एग्जांपल देता है। एक होटल है एक एग्जांपल में। ठीक है। अब होटल में एक मैनेजर होता है, मैनेजर सभी चीजों को हैंडल करता है। ठीक है। अब देखिए कि एक होटल में 6 टेबल लगे हुए हैं, 6 टेबल के पास उनका पर्सनल एक क्या है, वेटर है। ठीक है। अब आपको पता है कि खाना कौन बना रहा है, वहां पे कुक बना रहा है। ठीक है। शेफ जो होता है वो खाना बनाता है। लेकिन क्या वो शेफ सभी टेबल, नहीं, वो खाना बनाने का काम उसका है। अब वो बाकी टेबल पे ऑर्डर कौन प्लेस करेंगे, वेटर करेगा। अगर कुक खुद खाना बना के वो ऑर्डर को परोसेगा कहाँ पे, टेबल पे, तो टाइम वेस्ट होगा वहां पे। तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे थ्रेड बनाते हैं। उस कुक के अंडर में 4 6 क्या है अपने पास, थ्रेड है। और वो कुक अपना काम करेगा साइमल्टेनियसली, उसके साथ ही वो 6 कौन रहेंगे, वेटर रहेंगे जो उसके साथ काम करेंगे। मतलब अकेले कुक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्या अब ज्यादा, नहीं, क्योंकि उसका काम कितने लोगों ने बांट के रखा है, 6 लोगों ने बांट के रखा है। तो सेम जावा के प्रोग्राम जो है किसको सपोर्ट करते हैं, थ्रेड को भी सपोर्ट करते हैं। किसे सपोर्ट करते हैं, थ्रेड को। अब थ्रेड क्या करता है कि एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से उसको सपोर्ट करता है। आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसी के साथ साथ ये जो थ्रेड जो है कंटिन्यूस में चलते रहते हैं। ये थ्रेड कैसे रहते हैं, कंटिन्यूस में चलते रहते हैं। और मजे की बात यह है थ्रेड की कि भैया थ्रेड जो है बहुत कम मेमोरी कंजप्शन करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, थ्रेड कंज्यूम्स लेस memory as compared to the task। एक टास्क होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, दीज आर द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ, यहाँ पे मेरा पीसी जो है मल्टीटास्क कर रहा है, लैपटॉप जो है मेरा मल्टीटास्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अल्ट एंड टैब को होल्ड करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वेरियस टैब जो है बिहाइंड द सीन चल रहा है। अब मेरा लैपटॉप जो है इन सभी चीजों को यहाँ पे मैनेज कर रहा है। मेरा लैपटॉप यहाँ पे क्या चल रहा है, सभी चीजों को मैनेज कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओबीएस जो है अभी भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है। बिहाइंड द सीन ये मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते जा रहा है। ये मेरा फोल्डर भी यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे हम गूगल मीट के थ्रू लाइव क्लास भी ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं कोड एडिटिंग भी कर रहा हूँ। ये सब चीजें जो दैट इज द मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग। सेकंड, मल्टी थ्रेडिंग, उसी टास्क के अंदर में छोटे छोटे थ्रेड रहते हैं जो उसको काम को हेल्प करने के लिए मदद करते हैं। मल्टीपल होटल्स आर द मल्टीपल टास्क। उस मल्टीपल होटल के अंदर में जो कुक है, वो कुक के अंडर में जो क्या है, वेटर है, दे आर द थ्रेड्स। वो क्या रहेंगे, थ्रेड्स रहेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज आपको याद रखनी है कि जावा किसे सपोर्ट करता है, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। ये आपको याद रखना है। सिक्स्थ फीचर जो है आपको जावा का याद रखना है, वो कुछ इस तरीके से है। जावा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है। जावा बेसिकली फ्रंट एंड के लिए तो यूज किया ही जाता है, या बैक एंड के लिए भी यूज किया जाता है। जावा के थ्रू आप जो है बढ़िया यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन जो है पीसी के लिए बना भी सकते हैं। लेकिन जावा एक बढ़िया चीज भी है, वो बैक एंड के लिए। किसके लिए, बैक एंड के लिए। तो जावा जो है बैक एंड को भी बढ़िया इस तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है। जावा में बहुत सारे लाइब्रेरीज जो रहते हैं वो आपको हेल्प करते हैं नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, जहाँ पे आप डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो एसक्यूएल डेटाबेस हो, ठीक है, मारियाडीबी हो, या कोई डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द जेडीबीसी। ठीक है। जावा डेटाबेस कनेक्शन वो हम बाद में देखेंगे। सिक्स्थ फीचर जो हम देखते हैं जावा का, वो है सिक्योर। वो क्या है, सिक्योर। तो जावा सिक्योर है, ये आपको याद रखना है। जावा हाईली सिक्योर लैंग्वेज है। हालांकि प्रोग्रामर से भी गलती होती है, प्रोग्रामर अगर गलती कर देता है, उसके कोड में कुछ गलत है, तो हैक होने के लिए तो टाइम नहीं लगेगा। जावा कितनी भी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर ले, लेकिन आपने उतने वो बेसिक चीजें नहीं समझी है, तो डेफिनेटली आपके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, हैक हो सकते हैं। ठीक है। जनरली हैक करने के लिए एप्लीकेशन कौन से बनते हैं, वो जो आपके डेटा एंट्री वाले जो एप्लीकेशन होते हैं वो। क्यों, क्योंकि डेटा एंट्री में बेसिकली हम क्या एंटर करते हैं, डेटा। और डेटा क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और वही हैक हो गया तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, डेटा लॉस होगा।
ठीक है? तो जावा जो है सिक्योर्ड है, ठीक है? तो जावा सिक्योर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवा जिस वो वेरियस वेरियस अटैक से आपको बचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये गार्बेज कलेक्शन ही उसी में आता है, क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से रिमूव कर देता है, जो लोग बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो सिक्योर वाले पॉइंट में हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तो इतना जावा इज़ सिक्योर हम सिंपली लिख देंगे, ठीक है? अब 7th फीचर जो आपको जावा का देखना है, वो कुछ इस तरीके से जावा पोर्टेबल है। जावा कैसा है? पोर्टेबल। याद है हमने एक चीज़ लिखी थी जावा में, वोरा, वोरा करके, ठीक है? जावा जो है पोर्टेबल है, ठीक है? तो जावा सपोर्ट्स डिफरेंट हार्डवेयर। एक मोबाइल ही लेते हैं आपका, मोबाइल में कौन सा हार्डवेयर आपको लगे? कोई आप बता सकते हैं? एक ब्लूटूथ है, वाई-फाई है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से दीज आर द हार्डवेयर्स, पावर ऑन ऑफ बटन है, वो दीज आर द हार्डवेयर्स, आपका मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है, आपकी स्क्रीन एक हार्डवेयर है, ठीक है? आपके स्पीकर्स एक हार्डवेयर है, आपका माइक्रोफोन एक हार्डवेयर है, दीज आर द हार्डवेयर्स। इवन टच स्क्रीन इज एन आल्सो एन हार्डवेयर, ठीक है? इन सभी को सपोर्ट कौन करता है? जावा सपोर्ट करता है, थैंक्स टू जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है? जावा वर्चुअल मशीन जो है इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए जो सपोर्ट है आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? तो जावा डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे क्या करता है? सपोर्ट करवाता है। और मजे की बात जो है, इट आल्सो सपोर्ट्स डिफरेंट ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? चलिए, 8 पॉइंट हमें देखना है जो जावा सपोर्ट करता है, वो है डायनामिक। याद रखिए वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, डायनामिक फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है डायनामिक में, तो जावा डायनामिकली लोड्स, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं आज, क्लास। तो जावा जो है डायनामिकली क्लासेस को क्या करता है? लोड करता है। तो जिसकी वजह से अब ये क्लासेस क्या है, पैकेजेस क्या है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? बड़े-बड़े पैकेजेस होते हैं, उसमें बड़े-बड़े क्लासेस इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि वो क्लासेस एंड इंटरफेसेस किसी पर्टिकुलर फीचर को सपोर्ट करते हैं। हमें सभी फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी-कभी कुछ ही फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो जावा क्या करता है डायनामिकली उस पर्टिकुलर पैकेज या फिर क्लासेस को ही लोड करता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जिसकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। हम देखेंगे किस तरीके से हम इनपुट सिस्टम को यूज़ करेंगे, आउटपुट सिस्टम को यूज़ करेंगे टू टेक द इनपुट एंड शो द आउटपुट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे जब इसका टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट होगा तब आपको इस डिटेल में समझ में आएगा कि ये क्या कर लेता है, ठीक है? तो रन टाइम के टाइम पे एडॉप्शन को ये सपोर्ट कर लेता है अच्छे तरीके से, ये आपको याद रखना है। 9th पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, जावा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रिच एपीआई को सपोर्ट करता है। किसे सपोर्ट करता है? रिच एपीआई। ये अमीर नहीं है एपीआई। रिच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एपीआईज़ को ये क्या कर लेता है? सपोर्ट कर लेता है। तो देखते हैं, जावा सपोर्ट्स लार्ज, लार्ज की जगह वास्ट लिख देंगे। अरे वाह! हेलो सर। स्टैंडर्ड, हाँ, सर वो जावा एपीआई। डायनेमिकली लोड्स और क्लास, ये समझ में नहीं आया, समझा आपको बताऊँ? फिलहाल तो नहीं समझेंगे ये, क्योंकि जब तक हम क्लासेस को नहीं देखेंगे, पैकेजेस को नहीं देखेंगे, तब तक आप ये थोड़ा सर के ऊपर जाएँगे। मैं सिंपली बताता हूँ। जैसे एक मान के चलते हैं कि हमने एक डिनर सेट लिया है, वो बड़ा पैकेज लिया है, डिनर सेट का पूरा एक पैकेज लिया है, जिसमें कप भी आ रहे हैं, डिनर में कप आते हैं क्या? नहीं। चलो उसमें कप भी ऐड हो रहे हैं, मान के चलते हैं, ठीक है? तो कप वगैरह सब कुछ ऐड हो चुके हैं। आपके घर में मेहमान है, वो सिर्फ़ चाय पीना है, तो डिनर सेट से आप थाली वाली निकालोगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली वो चाय पीना है तो थाली वाली तो आप नहीं निकालोगे। आप वहाँ से क्या निकालने वाले हो? सिंपली कप निकालने वाले हो। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस चीज़ की फिलहाल रिक्वायरमेंट है, उसी को यूज़ किया जा रहा है। यही रीज़न है कि हम जावा कहते हैं डायनामिकली लोड्स अ क्लास। उस पर्टिकुलर चीज़ को, उसी क्लासेस को वो लोड करता है जिसकी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, ठीक है? उसी को फिलहाल लोड करता है जिसकी उसको फिलहाल रिक्वायरमेंट है, बाकी इसको लोड करता है क्या वो? नहीं। तो ये रीज़न है कि जावा को हम क्या कहते हैं? डायनामिक लैंग्वेज कहते हैं। मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे
जो वेरिएबल्स होते हैं किसमें, जावास्क्रिप्ट में वो कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं। तो वही जावा में कैसे होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्लासेस होते हैं ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसको कौन सी क्लास को कहाँ पे लोड करना है वो जावा खुद डिसाइड कर लेता है। ठीक है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। ये क्या होता है, आप जब कोई एक एप्लीकेशन डिफाइन करते हो उसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज होती है, कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीजें कौन प्रोवाइड करता है, एपीआई प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अगर कभी वक्त मिला तो हम जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी देखेंगे, उसमें आपको अलग अलग एपीआई जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, या फिर आपको किसी पेमेंट गेटवे को कनेक्ट करना है, या फिर आपको यूट्यूब का जो कुछ सपोर्ट है अपने एप्लीकेशन में देना है, तो वो आप जो है एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको उस पर्टिकुलर साइट पे मिल जाती है, किस तरीके से उसे ऐड करना है सबके। अगर आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना है पेपाल का, या फिर फोन पे का ऐड करना है, या फिर पे यू मनी का ऐड करना है, उनके सबका डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मिल जाता है। तो किसी पर्टिकुलर का एक सेम जैसा नहीं होता है। जैसे आपको और एक सपोर्ट करना है, आपको चैट जीपीटी का सपोर्ट चाहिए। इसका सपोर्ट चाहिए, चैट जीपीटी का सपोर्ट चाहिए। इसके भी एपीआई हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है हमारे पास। उसके थ्रू हम इसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ना, ये पूरा वीएस कोड जो है चैट जीपीटी को सपोर्ट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, क्योंकि वो एपीआई जो है चैट जीपीटी के द्वारा क्रिएट किया गया है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसके द्वारा क्रिएट किया गया है, और उसका सपोर्ट किस में डाला गया है, वीएस कोड में डाला गया है। अब वीएस कोड में आप इसे यूज कर सकते हो। खैर, इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी को सीखने के लिए अगर आप यूज करते हो तो ये सबसे बेटर चीज है, लेकिन इससे आप अपने काम करवा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एआई इज हाईली डेंजरस। मतलब एआई जो है लोगों की जॉब जो है छीन लेगा, तो ये टोटली गलत है। जॉब उन लोगों की जाने वाली है जिन लोग को एआई का यूज करना नहीं आता है। मतलब सबसे खतरनाक चीज है वो लोग जिनको एआई का यूज करना आता है। जिन लोग को एआई का यूज करना आता है वो सबसे खतरनाक लोग हैं। एआई खतरनाक नहीं है, ये आपको याद रखना है। एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, एक रियल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोस देखने को मिले हैं जहाँ पे ऐसा देखने को मिला है। जैसे आपने कुछ रेसिंग स्पोर्ट्स देखे होंगे जहाँ पे कार रेसिंग या फिर बाइक रेसिंग होती है। वहाँ पे पहले हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता था, और हेलीकॉप्टर में एक कैमरामैन बैठता था। ठीक है। और वो ऊपर से जो है, ठीक है, तो स्काई से जो व्यू था वो कार का वो दिखाता था। अब उसकी रिप्लेसमेंट किसने की है, ड्रोन ने की है। अब ये ड्रोन्स ने उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। जहाँ पे हेलीकॉप्टर हेवीली कंजप्शन करता था फ्यूल का, कैमरामैन को अलग से पैसा दो, ठीक है, सेफ्टी फीचर्स वापस सपोर्ट करो। अब वो सभी फीचर्स को रिमूव कर दिया गया, किसके द्वारा, ड्रोन द्वारा। आप अपना खुद स्मार्टफोन देख लीजिए, या पहले सिर्फ पहले कॉलिंग के लिए यूज किया जाता, अब इसमें आप एफएम भी सुन लेते हो, इसमें आप ऑडियो ऑडियो वीडियो भी देख लेते हो, इसमें आप कॉलिंग भी कर लेते हो, टाइम भी देख सकते हो। सब फीचर्स जो है यहाँ पे सपोर्ट किए जाते हैं। सिंपली वही चीज है। अगर आपको एआई का यूज करना आता है तो आप सामने वाले की जॉब को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन नहीं आता है तो कोई आपको रिप्लेस करके चला जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जावा जो है रिच एपीआई को यहाँ पे आपको क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक है। दिस आर द 9 फीचर्स ऑफ जावा जो आपको याद रखने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जावा जावा जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक्चुअली अपने पीसी पे वर्क कैसे करवाएं। अब मुझे ये जावा को यूज करना है अपने पीसी में, तो इसको मैं कैसे यूज करूँ, तो सिंपली है, आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, जेडीके। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा जावा जेडीके। दैट इज द जावा डेवलपमेंट किट, आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। क्या वर्जन 8 का डाउनलोड करना है, वर्जन 11 का, कोई भी नहीं, लेटेस्ट वर्जन ही आपको डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन। सिंपली आप ये जावा जेडीके सर्च कीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड लिख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सन माइक्रो सिस्टम के अंडर में आता था पहले। अब इसको किसने परचेस किया है, ओरेकल ने। तो यहाँ पे आप ओरेकल में चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ओरेकल की ये साइट है, यहाँ पे इस साइट में आप चाहिए। ठीक है। इस साइट को यहाँ पे ओपन कीजिए। ठीक है। पेज के सीएसएस को लोड होने दीजिए। विदाउट सीएसएस देख सकते थे आप पेज कितना बुरा लग रहा था, अब सीएसएस के थ्रू कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करने के लिए ये साइट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो जावा डाउनलोड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जावा 21 एंड जावा 17 आर अवेलेबल नाउ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हमें जावा 21 जो है वो डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, जावा 21। ये डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप नीचे आइए। यहाँ पे आपको 3 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक है लिनक्स, सेकंड है मैकओएस, और थर्ड है आपका विंडोज। अगर आप मैकओएस यूज करते हैं तो मैकओएस पे आइए, लिनक्स यूज करते हैं तो लिनक्स पे आइए, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज पे आइए।
लिनक्स के लिए तो आपको कोई अलग से नहीं है, आप टर्मिनल में जाके भी डायरेक्टली जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। अब विंडोज़ में आते हैं। विंडोज़ में यहाँ पे आपको 3 सपोर्ट दिखेंगे। एक है एमएसआई इंस्टॉलर, एक है इंस्टॉलर और एक सेकंड है आपका कॉम्प्रेस आर्चिव। तो आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। हम तो यहाँ पे 64 बिट का जो है इंस्टॉलर ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 163.82, ठीक है? एमएसआई इंस्टॉलर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? चलो ये इंस्टॉलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कीज़ जो है यहाँ पे 256 बिट की आप यूज़ की जा रही है। यहाँ पे आएँगे, इसे हम डाउनलोड करेंगे जावा डेवलपमेंट किट विंडोज़ x64 इन एक्स, ठीक है? डाउनलोड पे क्लिक कर, नेटवर्क कनेक्शन हमारा स्लो है। मे बी हमारा पीसी कहीं अपडेट पे तो नहीं चला गया है? नहीं, फिलहाल अपडेट तो नहीं है। फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से तो इसे 47 मिनट्स कोई हमारे कनेक्शन को और रिड्यूस तो नहीं कर रहा है कहीं से। हेलो सर। बोलिए। सर 64 इंस्टॉलर और 64 एमएसआई क्या डिफरेंस है, मतलब दे सकते हैं क्या? कोई डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे इंस्टॉलर यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एमएसआई इंस्टॉल में जो आपका एक्सटेंशन है डॉट एसआई के थ्रू रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये डॉट एमएसआई है, दोनों सेम इंस्टॉलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ इंस्टॉलर कह सकते हैं जब आप इंस्टॉल करते हो वो चेक करते हैं कि नया सपोर्ट नहीं है उस एप्लीकेशन का। अगर नया सपोर्ट आता है तो डॉट exe डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डॉट एम 82 हैं। यहाँ दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ज़िप आर्क का यूज़ करना चाहते हो कंप्रेस्ड वाला, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से आपको जो यूज़ करना है वो कीजिएगा। ये या ये, सबका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है सेम रहता है। हालाँकि ये डॉट एमएसआई के थ्रू है और ये डॉट exe दैट इज़ द एग्जीक्यूटेबल फाइल है हमारी, और ये एमएसआई इंस्टॉलर के लिए। चलो 26 को तो देंगे। मुझे लगता नहीं मैंने इसे डाउनलोड किया है। चलो एक बार हम जाते हैं दिस पीसी और यहाँ पे हम सब देखते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड की थी या नहीं। डॉट exe डाउनलोड्स में चेक करते हैं। जावा 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 क्या हमने डॉट डाउनलोड किया था? नो, मैंने आज डिलीट कर दिया है। आज पता नहीं नेट कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। हुँ, क्लोज़। चलो 6 मिनट्स लग जाएँगे। थोड़ा वेट करते हैं। Hello, sir. बोलिए। Sir, what the difference between JRE, JDK, and JVM? ये ऑलरेडी मेंशन थी। ठीक, जावा में और तीनों ये बेसिकली आपके
जाके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, बाइनरी लिस्ट में, इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं, ठीक है? और यही चीज़ जो होता है, ये कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? अब ये जेवीएम है, इसे इंक्लूड किया गया जेआरई में, किसमें इंक्लूड किया है? जेआरई में। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई का मतलब क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसमें जावा वर्चुअल मशीन होती है और इसमें कुछ क्लासेस एंड लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है? इसमें क्लासेस और लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब क्लासेस इस लाइब्रेरीज में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे सी प्लस प्लस में आपने देखे होंगे, ये कुछ इस तरीके से आपने हेडर फाइल्स देखे होंगे, आईओ स्ट्रीम, ये आपने देखे होंगे, ठीक है? एसटीटी इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपने देखे होंगे, जिसमें डॉट एच लगता है। ये क्या हेडर फाइल्स हैं? इस हेडर्स फाइल में वो मेथड से, वो फंक्शन से, जिसका आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली क्लासेस और लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड किए गए, किसमें इंक्लूड किए गए? जेआरई में इंक्लूड किए, और इस जेआरई में ये चीज भी इंक्लूड की, दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन वो चीज होती है जो हमारे जावा कोड को कन्वर्ट करती है टू द मशीन कोड। ये आपको याद रखना है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो हम नहीं समझ पाते हैं। ये मशीन लैंग्वेज के लिए है। हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम जावा कहते हैं, ठीक है? अब ये जो कन्वर्ट की गई लैंग्वेज है इनटू द मशीन कोड, उसे हम कहते हैं बाइट कोड। उसे हम क्या कहते हैं? बाइट कोड। अब बाइट क्या है? एक यूनिट है इसका, मेमोरी का। 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये जो है डॉट क्लास के एक्सटेंशन से जाके सेव की जाती है। अब इसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? जेवीएम का है। किसका है? जेवीएम का। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड, जेआरई किस में इंक्लूड किया गया है? जावा डेवलपमेंट किट में। अब डेवलपमेंट किट, जैसे फर्स्ट एड किट आती है, फर्स्ट एड किट में वो सब सामान होते हैं जो आपके इंजरी के वक्त में यूज की जाती हैं, जिसमें सोप्रामाइसिन वगैरह क्रीम आती है, बैंडेज वगैरह आती है, सीजर्स वगैरह आते हैं, ब्लेड्स वगैरह आते हैं, ठीक है? डेटॉल वगैरह यूज किया जाता है वहाँ पे, एंटीसेप्टिक क्रीम यूज की जाती है, वो सब किट। अब वो किट में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ये यूज करते हैं हम। सिमिलरली जावा डेवलपमेंट किट इन दो चीजों से बनी है, एक जेआरई और जेवीएम से, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब इस रन टाइम एनवायरनमेंट में ये जो प्रोग्राम आपके क्या हो रहे हैं? कंपाइल हो रहे हैं और इंटरप्रेट हो रहे हैं, उसके लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं, डिबगर का भी यूज करते हैं, जो कोड को डिबग करने के लिए हमें हेल्प करता है, और इसमें कुछ अदर रिसोर्सेज भी होते हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है, जावा डेवलपमेंट किट में इंक्लूड किया, ये आपको याद रखना है। जेआरई एंड जेवीएम, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। जेवीएम को इंक्लूड किया गया जेआरई में, और जेआरई को इंक्लूड किया है किसमें? जेडीके में, ठीक है? तो ये आपको याद रखनी है। तो जावा डेवलपमेंट किट ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें ये दो चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है? हमें जावा डेवलपमेंट किट की ही रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है? जावा डेवलपमेंट किट, और हम लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे 21। अरे मेरे बाबा, अभी भी 4 मिनट बाकी है। तो सर ये तो तीन बहुत क्वेश्चन। तीन चीजें हाँ हाँ, बोलिए। इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या ये? नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ जावा डेवलपमेंट किट को ही इंस्टॉल करेंगे, जिसमें दो चीजें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। वो मैं प्रोसेस आपको यहीं पे दिखा दूंगा। उसी प्रोसेस के थ्रू आपको अपने इसमें भी इंस्टॉल करना है, और इस क्लास को तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे क्लास के रिकॉर्डिंग। ओके सर, ये जो वीएस कोड है ना, वीएस कोड यूज करेंगे तो भी इनकी जरूरत रहेगी, राइट, अपने को? नहीं, वीएस कोड यूज करते हो तो भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वीएस कोड में एक्सटेंशंस बहुत सारे आते हैं जो डायरेक्टली इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जैसे हमने HTML सीखा था ना अर्ली स्टेजेस में, वो किस तरह से सीखा था, हमने इसका यूज किया था, नोटपैड का। सेम वही तरीका मैं यहाँ पे आपके साथ ही कर रहा हूँ, कि मतलब पहले बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं, फिर हाई लेवल पे चलते हैं। वीएस कोड तो आपको पहले से बना बनाया दिया रहा है, वो हम तो नहीं चलेंगे उसके ऊपर। तो ये ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते। ओके ओके सर। हाँ बोलिए। तो ये Actually, sir, वीएस कोड यूज किए तो इन लोगों की जरूरत मीन्स इन सारी बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इंडिविजुअली यूज करेंगे तो ये लगेगा अपने को कोड रन करने हाँ, पे। लेकिन जब भी कंपाइलर आप यूज करोगे ना, तो कंपाइलर के लिए हमें वो कंपाइलर तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। विदाउट इंस्टॉलिंग कंपाइलर आपके कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। क्योंकि देखिए कंपाइलर का मेन काम क्या है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में करना है, तो ये आपको याद रखना है। ओके सर। हाँ।
हेलो साहिल, फीचर्स में जो आप डेटा एनकैप्सुलेशन की जो बात कर रहे हैं ना, वो इसमें आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है? तो फीचर्स यहाँ पे हमने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यहाँ पे आप देखिए, ठीक है? ये सपोर्ट करता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है? एनकैप्सुलेट करना, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब फीचर्स जो हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही आते हैं और जावा इसको सपोर्ट करता है, ठीक है? तो ये सब स्पीड अच्छी है अभी हमारे पास। अरे बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। ये रीजन है कि हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे नहीं के इंटरनेट कनेक्शन लूज कर रहे हैं। ये रीजन है कि मॉर्निंग का हमारा क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। जस्ट थोड़ा वेट कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं डाउनलोडेड फाइल को, ठीक है? तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलर जो स्टार्ट हो चुका है। नाउ सेकंड, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। आपकी सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स जावा और जावा डेवलपमेंट की 21 ये वाला फोल्डर का, इसी को ऐसा रहने देना है। नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट, ठीक है? अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जावा जो ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल करके देगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट की 21.0.1 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसे हम करते हैं यस, यहाँ पे हो जाएंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब इसे हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है? अब क्लोज करते हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज, ठीक है? ये हो चुका है क्लोज। अब यहाँ पे हमने एमएसआई इंस्टॉलर यूज किया था। आप चाहे तो यहाँ पे 64 बिट का इंस्टॉलर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़नी है तो डॉक्यूमेंटेशन भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको वो लेटेस्ट वर्जन में क्या ऐड किया है, क्या नहीं किया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए इसे अब मिनिमाइज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंपल जावा प्रोग्राम जो है कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमाइज, ठीक है? हम पहले सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग नोटपैड, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करते हैं, जावा अल्फा। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है? आप देख सकते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट क्लास डॉट जावा। तो हम देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास डॉट जावा के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं। जैसे हम करते हैं यस, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन चेंज किया है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्लास, उसके बाद डॉट जावा ये एक्सटेंशन है जावा फाइल का, ये आपको याद रखना है। डॉट जावा ये क्या है, एक्सटेंशन है इस जावा फाइल का। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं विद द नोटपैड। हम नोटपैड से सीखेंगे आज कैसे करना है इसे, ठीक है? तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये बाकी सब फाइल्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। डोंट सेव, डोंट सेव,
ओके, चलिए कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। सबसे पहले आपको लिखना है, बेसिक स्ट्रक्चर में आपको जावा के प्रोग्राम को बताता हूँ। आपको लिखना है क्लास, देन क्लास नेम। ये क्लास नेम हमारा क्या है? फर्स्ट क्लास। रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास का नेम जो है आपके फाइल नेम से मैच होना चाहिए। फाइल नेम आपका क्या है? फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे भी हमारा नेम क्या रहेगा? यहाँ पे फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं करली ब्रैकेट्स। ये इंडिकेट करता है कि ये क्लास की बॉडी है। ये क्या है? क्लास की बॉडी। अब जितने भी फील्ड्स होंगे इस क्लास के अंदर में आएंगे। सेकंड, हर जावा प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो एक मेन मेथड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये हमारी मेन मेथड हो गई है इस तरीके से। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन मेथड है। वॉइड इज एन रिटर्न टाइप, जो मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख के दूंगा। स्टैटिक इज एन कीवर्ड, जो इंडिकेट करता है कि इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मुझे इस मेथड को डायरेक्टली रन करना है। पब्लिक का मतलब होता है ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, जो मुझे बताता है कि ये जो प्रोग्राम है वो जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा रन किया जाएगा बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो देखिए, ये जो आपको फर्स्ट लाइन देखने को मिलती है यहाँ पे, ये इंडिकेट करती है कि हमारी क्लास है। ठीक है, तो पूरा जावा टोटली क्लास पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? क्लास पे, आपको याद रखना है। इसी क्लास के अंदर में हमने एक मेथड क्रिएट किया, उस मेथड का नाम क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन इज द नेम ऑफ द मेथड, दीज आर द थिंग्स वी हैव स्पेसिफाइड टू दैट मेन मेथड। ठीक है, इस मेन मेथड के अंदर में हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या देता हूँ? स्क्वायर ब्रैकेट्स। डेटा टाइप है और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आपको क्या दिखता है? स्क्वायर ब्रैकेट एरे है। ये क्या है? एरे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्क्स, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर्क्स लिखा है। ये एक वेरिएबल नेम है जो मैं आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकता हूँ बाद में। ठीक है, सिंपल से लाइन लिखता हूँ जो मुझे प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, क्लास फर्स्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है ये एक मेथड है। हेलो प्रिंट लाइन, ये क्या है? मेथड है। इस मेथड के अंदर में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सॉरी, हेलो वर्ल्ड लिखा है। क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पास की है, तो इसको हम पढ़ेंगे। सिस्टम में मैंने एक आउटपुट करना चाहता हूँ बाय प्रिंटिंग अ लाइन। सिस्टम का मतलब होता है कंसोल। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप देते हैं, रीडिंग के लिए अच्छा होगा। इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए, इस प्रोग्राम को अब हम सेव करते हैं। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है, तो वो कैसे करूंगा? मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उस फोल्डर में आता हूँ जिस फोल्डर में मेरी वो जावा फाइल है। वहां पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, उस फोल्डर को ओपन करता हूँ इनटू द टर्मिनल। टर्मिनल हम यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, तो ये फोल्डर हमारे यहाँ पे टर्मिनल पे ओपन हो चुका है। कंट्रोल प्लस, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसे यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं स्क्रीन को। एंड नाउ, अब मुझे उस फाइल का नेम यहाँ पे मेंशन करना है कंपाइल करने के लिए। सबसे पहले मुझे उस जावा फाइल को कंपाइल करना है, तो मैं उस फाइल को कंपाइल कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा एक कमांड जिसका नाम है जावा सी। मतलब मैं एक जावा फाइल को क्या करना चाहता हूँ? कंपाइल करना चाहता हूँ। स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद मैं उस फाइल का नेम मेंशन करूंगा, दैट इज द फर्स्ट क्लास डॉट जावा। डॉट जावा इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल। ये हमें इंडिकेट करती है कि जावा फाइल है। अब इसे यहाँ पे मैं हिट करता हूँ एंटर। ठीक है, अगर बिना किसी एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट किए यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट लाइन ब्लैंक देखने को मिलती है, तो समझ जाइए कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो चुका है? कंपाइल हो चुका है। क्या हो चुका है? कंपाइल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है? रन करना है। क्या करना है? रन। तो रन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा। मुझे वो फाइल को रन करना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? फर्स्ट क्लास।
मैं उसके बाद डॉट जावा नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैंने जावा सी फर्स्ट क्लास डॉट जावा यहाँ पे लिखा ना, इसके बाद एक चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है, ये देखिए वो क्या है। आप देखिए, फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। क्या हमने ये वाली फाइल क्रिएट की थी? नहीं की थी। आप देखिएगा, फर्स्ट क्लास डॉट क्लास ये वाली फाइल तो हमने क्रिएट की ही नहीं थी। ये क्यों क्रिएट हुई है? जब जावा कंपाइलर ने इस फाइल को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसने उसकी एक बाइट कोड बनाई है। क्या बनाई है? बाइट कोड, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में एक कोड बनाया। अब ये मशीन लैंग्वेज का कोड जो है ना, ये आपका पीसी डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। ये पीसी आपका डायरेक्टली रन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसे हम यहाँ पे कैसे रन करेंगे? जैसे देखिए, मैं इसे यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ओपन करने की परमिशन देना, ठीक है। ये नहीं होगा ओपन। तो इसको ओपन कैसे किया जाए? तो ओपन करने के लिए हमें चाहिए जेवीएम। क्या चाहिए? जे हमें क्या चाहिए? जेवीएम चाहिए। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारे जावा डेवलपमेंट किट में प्री इंस्टॉल्ड था। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या लिखना है? जावा। मैं बताऊंगा जावा वर्चुअल मशीन को, भैया हमें ये वाली जो फाइल है जिसका नाम है फर्स्ट क्लास, इसे मुझे रन करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसे हिट करता हूँ एंटर, तो ये जो क्लास फाइल है ये चली जाएंगी जावा वर्चुअल मशीन के पास। जावा वर्चुअल मशीन इसके लाइन कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेगा बाय यूजिंग द इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर के थ्रू हमने ये फाइल को जनरेट किया और इंटरप्रेटर के थ्रू हम इस फाइल को रन करेंगे। अब हिट करता हूं मैं यहाँ पे सिंपली एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलता है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? हेलो वर्ल्ड ऐसा आउटपुट आपको देखने को मिलता है। आप इस तरीके से डायरेक्टली इस जावा के प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक, पहले फाइल को कंपाइल करनी पड़ती है, उसके बाद उस फाइल को हमें क्या करना पड़ता है? रन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस फाइल को, जो हमने किस में लिखा है? नोटपैड में। इसमें प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं है, इसको मैंने खुद इंडेंट किया हूँ बाय यूजिंग द टैब बटन। टैब बटन के थ्रू मैंने इसे इंडेंट किया हूँ। कोड प्रॉपर नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से स्पेशल कीवर्ड से क्या है, जो हम बाद में नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अब इसे मैं यहाँ पे कैसे करूंगा? तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ और इसी फाइल को ओपन कर देता हूँ। कहाँ पे? आपके विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब दोनों के मिलता है। यहाँ पे देखिए, जो स्पेशल कीवर्ड से उनको एक डिफरेंट कलर दिया हुआ है, रिजल्ट कीवर्ड से उनको अलग कलर दिया हुआ है। जो मैंने डिफाइन की गई क्लास नेम है वो यहाँ पे अलग कलर से बताई जा रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाईलाइटिंग। इसे हम क्या कहते हैं? हाईलाइटिंग। ये प्रॉपर यहाँ पे हाईलाइटिंग की जा रही है। तो सिस्टम, ये कंसोल है। कंसोल में मैं आउटपुट करवाना चाहता हूँ बाय प्रिंटिंग अ लाइन। उस लाइन में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इस लाइन को फिर से कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ, ठीक है, अल्ट शिफ्ट एंड एफ फॉर्मेट करने के लिए, मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मेन मेथड है। मेरे पास एक क्या है? मेन मेथड। मेरे पास एक एंट्री पॉइंट है। जब तक आपके प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट नहीं होता है, आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या कर देता हूँ? इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास मेन मेथड है ही नहीं, तो मैं अपने प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ क्या? नहीं। इवन मैं यहाँ पे इस मेन को कुछ इस तरीके से भी लिख दूं और यहाँ पे मैं कर दूं स्ट्रिंग आर्क्स, तब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा जावा जो है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। ये मेन और इस मेन में बहुत फर्क है। ये दोनों मेन में यहाँ पे क्या है? बहुत फर्क है, ये आपको याद रखना है। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मेरा कोड अब एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास एक मेन मेथड है, एक एंट्री पॉइंट है जहां से अब मेरा कोड क्या होगा? रन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देता हूँ, फाइल को पहले हम सेव कर लेंगे जो भी हमने चेंजेस किया उसके लिए। रन पे जैसे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे सबसे नीचे में यहाँ पे आपको डायरेक्टली आउटपुट देखने को मिलता है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। याद रखिएगा, एलएन का मतलब होता है लाइन। एलएन का मतलब क्या होता है? लाइन। ये एक मेथड है और ये मेथड क्या करती है? हमें आउटपुट दिखाने के काम में आती है। यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है, ठीक है। तो आउटपुट दिखाने के काम में हमें ये मेथड हेल्प करती है। अब यहाँ पे लाइन लिखने की वजह से नेक्स्ट लाइन जो है उसके नीचे प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ से एलएन को रिमूव कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं? एलएन को रिमूव कर दूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सिंपली एक लाइन प्रिंट करेंगे, उसके बाद लाइन ब्रेक नहीं देगा और उसके बाद का जो आउटपुट होगा उसके बाजू में कंटिन्यू लिख के आएगा। इसे हम सेव कर देते हैं और रन कर दे बाय प्रेसिंग द F5। आप देखिए हेलो वर्ल्ड, उसके बाद क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। मतलब प्रिंट और प्रिंट लाइन दोनों में फर्क क्या है? प्रिंट जो है दोनों के दोनों आउटपुट दिखाते हैं, प्रिंट और प्रिंट लाइन भी। लेकिन प्रिंट लाइन क्या करता है? जब भी वो आउटपुट शो करता है उसके बाद वो क्या देता है?
लाइन ब्रेक देता है, एक नई लाइन क्रिएट करता है, जिसके बाद हम नई लाइन पे चले जाते हैं। इस तरीके से आपका जावा का ये जो है सिंपल सा प्रोग्राम जो है देखने को मिलता है। याद रखिएगा, जावा प्रोग्राम आपका क्लास से स्टार्ट होता है। ये क्लास आपको कंपल्सरी क्रिएट करनी पड़ती है और कंपल्सरीली आपको यही याद रखना है कि वो क्लास का नेम जो है वो आपके फाइल के नेम के साथ मैच करना चाहिए। अगर नहीं भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वो क्लास का नेम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है क्लास, फर्स्ट क्लास, जो कि आपके एग्जैक्टली फाइल नेम से मैच करता है। और ये क्लास की बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन की है, मेथड का नाम है मेन मेथड। ये पब्लिक है क्योंकि हम चाहते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली मिल जाए। सेकंड, ये स्टैटिक है क्योंकि हम चाहते हैं कि बिना इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए से हमें रन करना है। वॉइड मतलब इसका ये रिटर्न टाइप है क्योंकि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड लिखा है। और दिस इज द नेम ऑफ द मेथड। ये मेथड जो है कुछ वैल्यूज को एक्सेप्ट करने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया, स्ट्रिंग आर्क्स, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कंसोल, जब आप इसको कमांड लाइन पे आर्गुमेंट्स जब आप प्रोवाइड करना चाहते हो तब आप इसका यूज कर सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? स्टेटमेंट। कैसे पता चला कि स्टेटमेंट है? क्योंकि स्टेटमेंट हमेशा एंड होती है सेमीकोलन से। किससे एंड होती है? सेमीकोलन से। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया था, इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारी एंड हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको ग्रेज कलर में एक लाइन देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं कमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? कमेंट। ये कमेंट है। ठीक है, कमेंट आपके प्रोग्राम के फ्लो को नहीं बिगाड़ता, ये सिर्फ आपके रीडेबल पर्पज के लिए होता है। कंप्यूटर इसे रीड नहीं करता, कंप्यूटर इसे इग्नोर कर देगा, मतलब कंपाइलर इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक सिंपल सा आउटपुट आप जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपकी आज की क्लास में आपको जावा की हिस्ट्री के बारे में समझ में आया होगा, जावा के फीचर्स के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो जेडीके, जेआरई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी जेवीएम, इन तीनों में आपको फर्क समझाऊंगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना। सर वो हमने स्ट्रिंग का एरो एरो की क्यों क्रिएट किया है? स्ट्रिंग का एरे हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि जब हम कमांड लाइन पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहेंगे, कुछ वैल्यूज पास करना चाहेंगे, तो वो वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। और एरे का काम क्या है? एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करना। तो अगर आप कभी एक से ज्यादा वैल्यूज दे, आप एक वैल्यू भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, आप जीरो भी दे सकते हो क्योंकि एरे एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, एरे मिनिमम एक वैल्यू भी होल्ड कर सकता है और मैक्सिमम बहुत सारे वैल्यूज को होल्ड करके रख सकता है। हो सकता है कि आगे चल के आप इसको कुछ वैल्यूज पास करना चाहो, तो इसमें आप वो वैल्यूज को पास कर सकते हो। हालांकि कमांड लाइन आर्गुमेंट बहुत आगे का टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे किस तरीके से हम कमांड लाइन आर्गुमेंट जो पास कर सकते हैं। ये आपका कमांड लाइन, ये यहाँ पे जब आप इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तब आप कुछ वैल्यूज यहाँ पे पास करोगे। ये पावर शेल है। ठीक है, ये क्या है? विंडोज का पावर शेल, इसको आप टर्मिनल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टर्मिनल। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? Hello, sir. हाँ बोलिए। Sir, how can you force garbage collection in Java? अंजुम, जो आप पूछ रहे हो ना, वो ऑलमोस्ट 7 से 8 चैप्टर जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे जावा का। हालांकि इनिशियल क्लास में ये सवाल बहुत आगे का सवाल आपने पूछ लिया। ठीक है, मैं क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पब्लिक कीवर्ड के थ्रू, पब्लिक क्लास माय क्लास। ठीक है, अब इसमें कि यहाँ पे मैं यहाँ पे मेथड डिफाइन करता हूँ। सपोज कीजिएगा पब्लिक वॉइड से हाई, ये मेथड है। इस मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ से मैं पब्लिक रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट एरर तो हम प्रिंट नहीं करना चाहेंगे, आउट डॉट प्रिंट लाइन। हालांकि जावा गार्बेज कलेक्शन को आपको फोर्सफुली एग्जीक्यूट करने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ सागर। ठीक है, सेव करता हूँ। अभी ये क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, मैं चाहता हूँ कि इस क्लास का एक इंस्टेंस हो मेरे पास। अब उसके लिए आपको इंस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्लासेस के इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली हेलो वर्ल्ड की जगह पे इन दोनों मेथड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई क्लास, माई क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज द माई नेम इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, हिट करता हूँ एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई नेम डॉट से हाई, इस मेथड को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन किस तरह से वर्क करेगा, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्लास को एक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, मेन मेथड कॉल की जाएंगी। इस मेन मेथड के अंदर में हमने माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज द माई नेम। क्या क्रिएट किया, माई नेम, माई नेम क्रिएट किया है वहां पे, और उसके बाद हमने उसका क्या क्रिएट किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, वो बहुत आगे की चीज है, उसमें भी हम बहुत आगे की इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है माई क्लास। अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर इस माई नेम को इनिशियलाइज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था इसको कहाँ पे, रिएक्ट जेएस में कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, माई नेम को इनिशियलाइज किया जाएगा। जैसे माई नेम इनिशियलाइज हो जाएगा, हम उसके बाद से हाई को कॉल कर सकते हैं। किसे कॉल कर सकते हैं, से हाई। से हाई एक मेंबर फंक्शन है। से हाई क्या है, मेंबर फंक्शन है, मेथड है, ये इस क्लास का मेंबर है। ठीक है, से हाई। अब इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी इस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया जा रहा, लाइन नंबर 11 पे। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये कंट्रोल वापस से फर्स्ट क्लास के पास चला आएगा, इसके बाद से हाई के बाद यहाँ पे ये गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली इसे रिमूव कर देगा। गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे इसे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट मेमोरी से क्या हो जाएगा, रिमूव। जैसे मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, अब देख सकते हो सागर ऐसे यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलता है। हालांकि ये भी लगभग, इसको हमें 15 दिन लग जाएंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ आने के लिए, और उसके बाद फिर हमें गार्बेज कलेक्शन की तरफ जाना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत आगे के सवाल पहले ही ना पूछे जाए। इससे होता क्या है कि क्लास लेंदी हो जाती है। मतलब ये क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसके हिसाब से, टॉपिक वाइज, और आगे का सवाल जब आता है ना, तो वहाँ पे बहुत लेंदी हो जाता है। अब ये क्लासेस हमें रिकॉर्ड करके फिर सबमिट भी करने हैं, तो उसके बाद फिर वहाँ पे बीच में ये टॉपिक जो आता है ना, बहुत आगे का हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हेलो। नो सर। सर ये जो हाँ। रन और डिबग ऐसे आ रहा है ना, लाइन नंबर 7 के बाद, ये मेरे इसमें तो नहीं आ रहा है ना, ऐसा क्यों आ रहा है आपके इसमें? रन और डिबग, हाँ हाँ। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके सर। हाँ। हेलो। आपने जो स्पेलिंग लिखी ना स्ट्रिंग की, वो स्मॉल लेटर में, उसे आप कैपिटल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपने जब मेन फंक्शन यूज किया ना, हाँ वहाँ हाँ। पे उसे कैपिटल कीजिए, कैपिटल एस। सेव कीजिए। हाँ। फर्स्ट क्लास डॉट जावा, ओके, ये सक्सेसफुल हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट क्लास, ओके। अब F5 प्रेस कीजिए। अच्छा, एफ। आपने मतलब ये कोई फोल्डर वोल्डर क्रिएट किया है क्या इसका, और उस फोल्डर हाँ को ओपन किया है क्या हाँ एडिटर हाँ में? हाँ। F5 प्रेस कीजिए। अरे आपने तो एक्सटेंशन ही इंस्टॉल नहीं किया है। आपने JDK इंस्टॉल किया है? नहीं सर। नहीं, आपके पास कंपाइलर ही नहीं है ना, वो कंपाइल कैसे होगा, रन कैसे होगा? ओके 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 सर। हाँ, देखिए, ये डायरेक्ट तो हो जाता है, लेकिन आपको कंपाइलर रिक्वायरमेंट है। अगर आप कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम नहीं। आपको पहले, सबसे पहले JDK इंस्टॉल करना है। देखिए नीचे लिखने आया है कि आपके पास एक्सटेंशन नहीं है जावा का, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ये से नीचे बॉटम राइट में, बॉटम राइट में आइए, हाँ बॉटम हाँ। राइट में इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पे एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर दीजिए।
ठीक है? लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, आप प्रॉपर जावा डेवलपमेंट किट जो है इंस्टॉल करके रखिएगा। आगे उसमें जो फीचर्स है वो भी आपको सपोर्ट में मिल जाएँगे। ओके सर। हाँ, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर लीजिएगा। हाँ, हाँ। आप एमएसआई वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैकन तो नहीं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ना? हाँ, विंडो है। हाँ, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एमएसआई पैक या फिर आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? Hello, sir. हाँ, बोलिए। Sir, it is possible to without main method can execute the program? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब भी आपका मेन मेथड जो है, यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट क्लास जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, ये हमारी मेन क्लास है, क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली उससे मैच होती है जिससे हमारे फाइल नेम है। ठीक है? तो ये हमारी मेन क्लास है। ये सब क्लास को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है? और इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी मैं यहाँ पे कोई हमारी एक मेन क्लास क्रिएट करता हूँ ना, तो मेन क्लास क्रिएट करने के बाद, ठीक है, उसमें एक मेथड क्रिएट होती है जिसका नाम है मेन मेथड। ये मेन मेथड कंपल्सरीली मेथड है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। जावा डेवलपर्स ने क्या किया है कि आपका प्रोग्राम एक मेन मेथड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। जैसे सी प्लस प्लस में आपने देखे होंगे। ठीक है? आप किस तरीके से लिखते हो? हैश इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, ये आपकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गई है। उसके बाद यूजिंग नेम सर आपकी स्पेस, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओप्सी, सॉरी, स्क्रीन शिल्पा की शेयर थी इससे पहले। सॉरी सॉरी, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू द अदर्स। नहीं, ऑलरेडी स्क्रीन विजिबल है और मुझे दिख भी रही है। आई एम नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन। मेरे इसमें तो स्क्रीन विजिबल थी। अभी बाकी सबके इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज नहीं करना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंट मेन लिखता हूँ। ये मेन मेथड है मेरी। अब इसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। अदर वो इंट हो सकता है, वाइड हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है ना सी प्लस प्लस का, वो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। यही सेट ऑफ रूल जो है जावा के लिए भी अप्लाई होता है। जावा में आप कोई भी क्लास क्रिएट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्लास का नेम जो है वो मैच होना चाहिए आपके फाइल के नेम के साथ। ठीक है, ये भी कंपलसरी नहीं है। आप ऐसा नहीं भी करते तो भी ये चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपरली उस क्लास का नेम फिर याद रखना है। जब आप उस फाइल को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो क्लास नेम से एग्जीक्यूट होती है वो, ना कि आपके फाइल नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट हमारा कैसा है यहाँ पे? मैं चाहता हूँ कि ये एंट्री पॉइंट, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन के लिए फ्रीली अवेलेबल हो, तो इसलिए मैंने उसको पब्लिक किया है। तो पब्लिक का मतलब होता है कि ये सबके लिए अवेलेबल है। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इस मेन मेथड को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये रीजन है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक एक कीवर्ड है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिक एक कीवर्ड है जो बेसिकली मुझे हेल्प करता है कि इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस मेथड को मैं डायरेक्टली रन कर सकूं। वॉइड इज एन रिटर्न टाइप। वॉइड एक क्या है? रिटर्न टाइप। मतलब कोई ना कोई फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, मतलब हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। इसका ये रिएक्शन है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। चाहे वर्चुअल मशीन को ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मेन मेथड हमारी यहाँ से स्टार्ट होंगी। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे पास किया हूँ। इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा सीखने के लिए। खैर, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास किया है, वो एक टाइप का एरे है। वो एक टाइप का क्या है? एरे, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट एज अ वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ। एंड देन आफ्टर दैट ये जो मेरा प्रोग्राम है अब ये एग्जीक्यूटेबल है। इसे मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे F5 प्रेस कर लेता हूँ या फिर इस रन बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। अब मेरे पास वो मेन मेथड है ही नहीं। मेरे पास वो मेन मेथड है ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर, या तो मेन तो लिखा है मैंने, या मेन लिखा है। अब लिखा है तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? क्योंकि पढ़ने में तो मेन ही है। बस जैसे कहते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती। ये मेन भी मेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मेन की स्पेलिंग भी MAIN होंगी, तो यहाँ पे इनिशियल लेटर कैसा है आपका? कैपिटल है। और आप बोलेंगे सर ऐसा भी लिख देता हूँ, ये भी तो मेन ही है, क्या एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा।
फोर्स जो फोर्सफुली मतलब डेवलपर्स ने जो क्रिएटर्स ने जो थे जावा के क्रिएटर्स, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स असाइन करके रखे हैं। सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं लिखने का तरीका, वो ये है कि आपको मेन मेथड स्मॉल कैप में ही लिखना है। किसमें लिखना है? स्मॉल कैप में। अगर आप स्मॉल कैप में मेन नहीं लिखते तो कुछ भी आप चेंज करते, जैसे एम स्मॉल है AIM ऐसे लिखते हो, ये भी गलत है। ठीक है, आई ऐसे कैपिटल अगर बीच का कोई लेटर आप कैपिटल कर देते हो तो ये भी गलत है। अगर इसे मैं सेव करूं और रन करूं तो जावा वर्चुअल मशीन सबसे पहले इस क्लास को देखेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें मेन मेथड तो है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे इस क्लास को एग्जीक्यूट करेगा, हाँ हाँ, एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सबसे पहले जावा वर्चुअल मशीन देखेगा किसे? अरे भाई सांगून देता ना क्लास सांगून। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। अब तो मेन मेथड है ही नहीं अपने पास, तो एग्जीक्यूट किसे किया जाएगा? तो इसलिए सबसे पहले जावा वर्चुअल मशीन मेन मेथड को ढूंढते रहता है। यहाँ पे है क्या, है क्या, है क्या? ये पढ़ने में मेन है लेकिन मेन है क्या? नहीं है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जाएगी कि आपके प्रोग्राम में कम से कम एक मेन मेथड होनी ही चाहिए। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास फर्स्ट क्लास, ये जो हमारे फर्स्ट क्लास है ना, ठीक है, उसमें मेन मेथड है ही नहीं, तो भैया आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, आप मेन मेथड को डिफाइन कीजिए। ठीक है, और वहां पे उसे आप एग्जीक्यूट कीजिएगा। जब तक आपके मेन मेथड नहीं होंगी यहाँ पे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो विदाउट मेन मेथड आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट ये है तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? एंट्री पॉइंट यही है तो एग्जीक्यूट कैसे होगा विदाउट दिस? ठीक है, तो आपका ये जो प्रोग्राम है रन नहीं होगा। ठीक है, अब हाँ, आपके पास मेन मेथड है तो आप इसे रन कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हो सर। क्लास एंड No, करना है, sir. बहुत टाइम हो चुका है। हाँ हाँ, चलो किसी को कोई पूछना नहीं है ना, तो बाकी का जो है हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम कर लेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हालांकि ये अपने इस पे नहीं आता है, बस ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता है और क्यों जावा जो है हाइब्रिड लैंग्वेज कहलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।